नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी को लेकर टेस्ट सीरीज़ में ये 19th टेस्ट होगा। फुल लेंथ का ये तीसरा टेस्ट होगा और टेस्ट का जो स्तर है वो मध्यम से लेकर कठिन तक का है। आसान सवाल भी हैं इसमें। 80 प्लस में आपके मार्क्स बनने चाहिए और टेस्ट के वीडियोज़ कम बच्चे देखते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं देखते हैं, कोई कमी है तो बताइए मुझे, तब तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। अपने हिसाब से मैं आपको सही तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ। आपको एक चीज़ करना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपका पीटी एग्जामिनेशन का डेट आगे जाएगा, ये चीज़ लगभग में तय है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं के बराबर में चांस है कि हो पाएगा, आगे जाएगा ही। लेकिन अगर आपने जो समय आपको अब ज़्यादा मिलेगा एक्स्ट्रा, उसको जाया कर दिया पीटी के लिए नहीं पढ़ के, फिर अलग अलग चीज़ों में आप उलझ के या टाइम पास करके, तो यकीन मानिए आप फिर बहुत पछताने वाले हैं। क्योंकि जितना समय आगे जाएगा पीटी का, कट ऑफ में उतना ही मार्क्स ऐड करते जाइएगा। कट ऑफ जो है वो इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे पीटी का आगे डेट बढ़ेगा, और बढ़ेगा ही, ये लगभग में तय हो चुका है। मेरे हिसाब से अगस्त लास्ट में या सितंबर, मुझे नहीं लगता कि 2 महीने के लिए बिहार सरकार रिस्क लेगी। अगर जुलाई में सरकार ने रिलीज़ नहीं किया है नोटिफिकेशन, तो मेरे हिसाब से अब सितंबर में ही रिलीज़ करेगी नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। आई थिंक सो, मैं गलत हो सकता हूँ 100%। उसके पश्चात ही आपका पीटी एग्जामिनेशन हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा सही तरीके से पढ़िए, समय दीजिए पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा। टेस्ट को रिवाइज कर लीजिए। टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो अब आँख खुल जानी चाहिए, क्योंकि इतने सारे सेक्शनल टेस्ट, फिर तीसरा फुल लेंथ का टेस्ट है, तो अब आपको सही से लगाना चाहिए। पहला सवाल देखिए क्या है, बारदौली सत्याग्रह के बारे में सत्य कथन को पहचानना है। बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा इसके फैक्ट को, तो 6% से घटाकर 30% से घटाकर 6% किया गया था। 5 गुने का अंतर कर दिया गया था। इतना भी अगर आप फैक्ट याद रखेंगे और इस तरह के फैक्ट्स पूछे जाते तो भी ये सवाल आपका सही हो जाता। पहला सवाल है कि इसी आंदोलन में बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। बिल्कुल सही है ये। जांच समिति ने कर को 30% से घटाकर 9.03% कर दिया, नहीं 6.03% कर दिया था, इसीलिए इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। केवल पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ओके, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि जमींदारी प्रणाली की शुरुआत कर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में की थी। बाद में इसे उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी जिला और बनारस तक विस्तारित कर दिया गया था। जमींदारी प्रणाली को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें तय था कि किसी तारीख को सूर्यास्त से पहले जमींदारों को अपना लगान किसके पास में, तो गवर्नर के पास में जमा करना होता था, और अगर वो नहीं करते थे तो सूर्यास्त के पश्चात से उनकी ज़मीन उनसे छीन ली जाती थी। 3 स्तर पर था इसमें। अंग्रेज़ थे, बीच में गवर्नर जनरल थे, उसके पश्चात अंग्रेज़ थे, बीच में अंग्रेज हो गए, बीच में कौन हो गए, तो जमींदार हो गए और किसान हो गए। यानी कि किसानों के ऊपर में दोहरी कर प्रणाली लाद दी गई थी, क्योंकि कर जो वसूलेगा जमींदार, वो अपने लिए भी कुछ बचाएगा, तब जाके अंग्रेज़ों के लिए आगे करेगा उसका। इसलिए जमींदार जो है वो किसानों से ज़्यादा लगान वसूलेगा, क्योंकि उसको अपने लिए भी बचाना है और अंग्रेज़ों का पेट भी भरना है। दूसरी प्रणाली थी रैयत प्रणाली। रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत प्रणाली, इसमें क्या था, अंग्रेज जो थे वो डायरेक्ट किसानों से क्या करते थे, तो लगान वसूलते थे। अब इसमें देखिए बीच में जमींदार नहीं है, तो क्या होगा, डायरेक्ट उनको मिलेगा। तीसरी प्रणाली थी महालवारी। महाल का मतलब होता है गांव, वारी का मतलब तो इलाकों को कह दिया जाता, महालवारी है ना। महालवारी में क्या था, पूरा गांव लगान देगा 100 रुपये का। अब चंदू दे, मंदू दे, चुन्नू दे, मुन्नू दे, टुन्नू दे, कोई भी दे 100 रुपये आना चाहिए, तो आपस में मैनेज करके वो 100 रुपये गाँव की तरफ से दे देते थे। इसको हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था महालवारी को। ये 3 मुख्य प्रणाली है प्रचलित रूप से, और भी कई सारी प्रणालियां हैं भू राजस्व व्यवस्था की। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कब किया गया बंधुओं, तो 1955 में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आज़ादी के पश्चात। रैयतवारी व्यवस्था के बिचौलियों के माध्यम से रैयत से राजस्व संग्रह किया जाता था, नहीं बिल्कुल गलत है। रैयतवारी में बिचौलिए नहीं होते थे, तो इसका दूसरे का उत्तर भी हो जाएगा केवल 1 सही है। दूसरे का उत्तर हो जाएगा केवल पहला सही है।
प्रसिद्ध विद्वान लैनपुल ने किसे लघु अकबर की संज्ञा दी है? तो दारा शिकोह को दी है। दारा शिकोह के बारे में जानते होंगे, औरंगजेब का भाई था। औरंगजेब का भाई था, सत्ता के लिए संघर्ष भी किया औरंगजेब के साथ ने इसने। बाद में औरंगजेब ने इसका सर काट कर एक कश्मीरी गेट के पास में, नई दिल्ली में अगर आप आएंगे तो कश्मीरी गेट जगह है, वहीं पर दिल्ली गेट जगह, वहाँ पर लटका दिया था। तो दारा शिकोह है, इसको इस्लाम धर्म और हिंदुइज्म के बीच में ये ब्रिज बनाना चाहता था, दोनों की समान विचारधाराओं को जोड़कर इस देश के अनुरूप। देखिए, आपके देश में, हमारे देश में इस्लाम धर्म को मानने वाले बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो हमें लड़ने झगड़ने की जगह पर कुछ ऐसे रास्ते तलाशने पड़ेंगे जिस पर दोनों धर्म समुदाय के लोग आपस में मिलकर आगे बढ़ सकें, क्योंकि हमें रहना तो इसी देश में है और जनसंख्या भी हमारी 140 करोड़ है। तो ऐसी जनसंख्या में हम कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करके ही चलते हैं। दारा शिकोह ने उसका भरपूर प्रयास किया था, लेकिन उसका अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि औरंगजेब था सामने, जिसने जीवन भर अपना पूरा संपूर्ण जीवन युद्ध के मैदान में ही बिताया था। तो कहने का मतलब ये भी होता है कि किताबें पढ़ के युद्ध नहीं जीती जा सकती, युद्ध वही जीत सकता है जिसको युद्ध कला आता हो। कौन सा ग्रंथ अर्थशास्त्र पर लिखी गई टीका है? अर्थशास्त्र पर टीका कौन सा है निम्न में से? तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग कृत है, मेरुतुंग ने इसको लिखा है प्रबंध चिंतामणि को, और ये जो किताब है ये अर्थशास्त्र पर टीका लिखा गया है। टीका का मतलब होता था कमेंट किया जाता है, उसमें से कुछ क्रक्स निकाल कर या कुछ उसके विचार लिखे जाते हैं। जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा टीका किस किताब पर लिखी गई है? तो श्रीमद् भगवद गीता पर लिखी गई। आपने कभी पढ़ा नहीं होगा जीवन में, मत पढ़िएगा अगर नहीं पढ़ना हो तो। मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे पता है। जब भी आप उस किताब को पढ़ेंगे, 800 को 800 श्लोक पढ़े हैं मैंने, सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, तो अगर आप पढ़ेंगे तो उसको अपने हिसाब से, आप अपनी सोच के हिसाब से उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। एक अच्छी किताब की खासियत यही होती है कि वो आपको देती है ये मौका कि आप उस पे से अपने तर्कों के हिसाब से उसकी व्याख्या करें। श्रीमद् भगवद गीता वही चीज़ है। समय मिले कभी अगर तो पढ़िएगा ज़रूर, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र पर टीका है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी? तो केरल राज्य में बनी थी, केरल राज्य में, और अभी तक है ही। ये कब बना था भारत में साम्यवादी सरकार? तो 1957 में। चलिए यहाँ पर एक और फैक्ट आपको बताता हूँ। आज़ादी के पश्चात नेहरू जी के समय में कौन सी पार्टी थी जो नेहरू जी के विरोध में बैठती थी? क्योंकि आधे से ज़्यादा उस समय तो मैक्सिमम जो सदस्य चुन के आते तो कांग्रेस सदस्य ही। कांग्रेस की तरह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी जिसके पास में थोड़ी बहुत सीटें मिलती थी उसको। बाकी नेहरू जी के ज़माने में केवल कांग्रेस को ही मैक्सिमम सीटें मिलती थी। केरल राज्य में सीपीआई ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी सरकार स्थापित की। नेहरू जी के ऊपर यह आरोप भी लगता है कि उन्होंने उस सरकार को बर्खास्त करके, लोगों के द्वारा चुनी हुई बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को कायम किया था। लेकिन फिर पश्चिम बंगाल में भी कम्युनिस्टों की शासन में सत्ता सरकार बनी, त्रिपुरा में भी कम्युनिस्टों का शासन रहा, सत्ता सरकार बनी वहाँ पर। बिहार में बेगूसराय जिला को कम्युनिस्टों का जिला कहा जाता है, उसको लेनिनग्राड कहा जाता है बिहार का। क्यों? तो वहाँ पर कम्युनिस्टों का हमेशा से ही एक रहा प्रभुत्व। अगला सवाल है कि निम्न कथनों में से निम्न सत्य कथन में विचार कीजिए। कामागाटा मारू घटना सितंबर 1924 में हुआ। इसके लिए भारतीयों ने शोर कमेटी नाम से एक समिति बनाई थी। 1924 में हुआ था कि 1914 में हुआ था? तो 1914 में हुआ था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। छठी का केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए उसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न कथनों विचार करें, सत्य कथन की पहचान करें। अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की, इसका मुख्यालय पुणे में था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की, इसका मुख्यालय मद्रास के करीब आड्यार में स्थित था। तो अब मुझे बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं, दोनों सही दिए हुए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित रियूनियन द्वीप निम्न में से किस देश के नियंत्रण में है? वर्तमान में रियूनियन द्वीप जो है ये किसके देश के नियंत्रण में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस के नियंत्रण में है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? किस संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसको तैयार करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पर? स्विट्जरलैंड, जिनेवा। निम्न में से किसको तरलीकृत प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किया जा सकता है? तो फ्लेयर्ड गैस जो होता है इसको परिवर्तित किया जा सकता है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्न से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है?
जो मेडिटेरियन सी है उसके साथ किसका इसमें से तट नहीं है, उसको टच नहीं करता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए इटली तो भूमध्य सागर में ही है, फ्रांस भी टच करता है उसको, और लीबिया भी टच करता है। जर्मनी जो है ये इसको टच नहीं करता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, जर्मनी इसको टच नहीं करता है। लीबिया अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आएगा, अफ्रीका के बिल्कुल उत्तरी भाग में लीबिया स्थित है। लीबिया गद्दाफी वाला लीबिया आपको याद होगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? 12 का उत्तर दीजिए जरा मुझे, और ये आसान सवाल नहीं है, ये बहुत ही कठिन सवाल हो गया। 12 जुलाई 2006 ईस्वी को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। NAC की स्थापना रंगराजन आयोग की समीक्षा के सिफारिशों के आधार पर किया गया था। रंगराजन आयोग की समीक्षा सिफारिश के बाद किया गया था। 2001 में सिफारिश की थी उन्होंने, और इसको बाद में स्थापित किया गया 2006 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। वर्तमान में जो भारत का ब्रिटेन में दूतावास है उसका नाम भी इंडिया हाउस ही है। इंडिया हाउस क्या था जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया? तो एक तरह से एक ठिकाना था जहाँ पर देश से जितने क्रांतिकारी जाते थे कि हम अपने देश में नहीं जाके लंदन में जाकर हम तबाही मचाने वाले हैं, तो उन सभी को वो रखते थे, खाना पीना उनका सब कुछ होता था। यहाँ पर वीर सावरकर जी जो हैं वो भी काफ़ी समय तक यहाँ पर रहे थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, उन्होंने स्थापित किया था 1905 ईस्वी में, इसका उत्तर सी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति महोदय हैं, अगर उनको हटाना है तो इसको हटाने का प्रस्ताव कहाँ पर लाया जा सकता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन भाग लेता है, लेकिन इनको हटाने के लिए केवल और केवल राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला जो सवाल है, ये जब मैंने गरीबी पढ़ाया हुआ है, जब मैंने इकोनॉमिक्स में गरीबी पढ़ाया है या कभी करंट अफेयर में भी गरीबी पढ़ाया, तो मैंने हमेशा चर्चा की है कि एक कथन है रेगनर नरकसे का। मैंने आपको बताया था कि रेगनर नरकसे का एक कथन है। क्या है कथन? कि कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ये कथन है इनका। क्या? कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अब आपको लग रहा होगा कि रेगनर नरकसे को हो क्या गया है, नशा करके बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? बात तो एक ही हो गया, कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। नहीं, ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है। बस आपको ज़रूरत अपनी दिमाग खोलकर और आँखों को कानों को खोलकर समझिए क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि जो व्यक्ति है कोई गरीब, वो इसीलिए गरीब है क्योंकि एक दुष्चक्र में फंसा हुआ है। ठीक है, तो गरीबी का जो दुष्चक्र की अवधारणा है ये रेगनर नरकसे ने दिया था। गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है अब जरा समझ भी लीजिए। गरीबी भी पढ़ाना पड़ता है बिहार के बच्चों को। बताइए, आपने देखा नहीं कि अपने आस पड़ोस में? समझिए जरा क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, उसके बाल बच्चे हुए, क्या वो अच्छा एजुकेशन उसको दे पाएगा? एजुकेशन नहीं दिया उसने, उसके बच्चों को जब एजुकेशन नहीं मिला है, क्या वो अच्छा हेल्थ उनका करवा पाएगा? हेल्थ भी उसको अच्छा नहीं मिला है। क्या वो उनको अच्छी जगह पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं उनका करवा पाएगा? क्या उनको लाइफ स्टाइल दे पाएगा? नहीं। तब क्या होगा? इसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला है, इसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, तो ना तो ये दिमाग से कोई बड़ा काम कर सकता है, ना तो शरीर से कोई बड़ा काम कर सकता है। यानी कि ये उसी चक्र में फंसा रहेगा जिसमें उसके माँ बाप फंसे हुए थे, उसी स्तर की जीवन जिएगा जिसमें उसके माँ बाप जी रहे थे। इसको गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है। इसका हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगा, एजुकेशन भी इसको ठीक नहीं मिला है, इसलिए गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिक नीड क्या है किसी आदमी को गरीबी से निकालने का। आपसे पूछा जाए तो बताइए मुझे। सबसे बेसिक नीड है एक क्वालिटी वाला एजुकेशन और एक क्वालिटी वाला हेल्थ स्ट्रक्चर और एजुकेशन। ये दो वो चीज़ हैं, अगर किसी भी समाज में किसी भी गरीब से गरीब बच्चे को आप दे दीजिए और उसको क्वालिटी एजुकेशन दे दीजिए, यकीन मानिए वो कोई अगर 20-25 हज़ार की जॉब भी पकड़ लेता है ईंट उठाने की जगह पर, तो भी वो अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएगा और वो पीढ़ी जो होगी आने वाली वो उसको गरीबी से निकाल ले जाएगी। लेकिन हमारी सरकारें अच्छा एजुकेशन नहीं देती है। वो आपको चावल दे देगी, गेहूं दे देगी, सब कुछ दे देगी, लेकिन अच्छा एजुकेशन नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? एजुकेटेड लोग सवाल पूछने लग जाते हैं। जनसंख्या का गणितीय घनत्व क्या होता है? तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 16 का उत्तर हो जाएगा ये संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात जो होता है, इसी को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य
जनसंख्या एवं धरातल के अनुपात से है। जनसंख्या घनत्व 4 प्रकार के होते हैं। गणितीय घनत्व, फिजियोलॉजिकल घनत्व, कृषि घनत्व और आर्थिक घनत्व होते हैं। एक्सप्लेनेशन का जो पीडीएफ है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। गणितीय घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जैसे 100 लोगों का जनसंख्या है और वो क्षेत्रफल किसी विशेष वर्ग में रहते हैं, उसी को जनसंख्या का गणितीय घनत्व कह दिया जाएगा, मैथमेटिकल डेंसिटी। दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होता है? दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होगा भाई? तो यहाँ क्या होगा भाई? हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं और उससे वर्षा होता है। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? चौखंबा सिद्धांत के अग्रणी सिद्धांतकार कौन थे? चौखंबा सिद्धांत है, हु वाज द लीडिंग थ्योरिस्ट ऑफ चौखंबा सिद्धांता? तो एम.जी. रनाडे, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, एनी बेसेंट। तो कौन हो सकते हैं? डॉक्टर लोहिया। डॉक्टर लोहिया क्या है? भारत के सबसे बड़े समाजवादी चिंतकों में से एक माने जाते हैं डॉक्टर लोहिया। गोवा को आज़ाद कराने में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, प्रखर चिंतक, समाजवादी राजनेता हैं। लोहिया के चौखंबा सिद्धांत के सिद्धांतकार थे। इनकी पुस्तकों में से एक है गिल्टीज मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इसको भी ध्यान में रखिएगा। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? सातवाहनों की क्या खासियत थी? इसका उत्तर गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगा। चलिए हिस्ट्री थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, क्या पता पूछ ले। सातवाहनों की खासियत थी कि इन्होंने मिलिट्री स्टेट को कायम किया था। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा डीप में ले जा रहा हूँ आपको। सातवाहनों की खासियत थी कि उन्होंने मिलिट्री स्टेट को कायम किया था। सम्राट अशोक की खासियत क्या थी? इन्होंने सिविलियन स्टेट को कायम किया था। सम्राट अशोक के साम्राज्य में सेना थी, लेकिन सेना सेंटर ऑफ पावर नहीं थी। ठीक है, सेना राज्य के कंट्रोल में थी, राज्य सेना के कंट्रोल में नहीं था। अब देखिए सातवाहन में क्या हुआ। सातवाहन मौर्य के बाद आते हैं। मौर्योत्तर में हम लोग पढ़ते हैं सातवाहन। इन्होंने शीशे के सिक्के वगैरह चढ़ाए थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो माँ थी, उन्होंने क्या बोला था? मेरे पुत्र के घोड़े 2 समुद्र का पानी पीते हैं। 2 समुद्र ये हो गया, यानी कि इस इलाके में ये राज करते थे। मिलिट्री स्टेट का मतलब अलग अलग छोटे छोटे सेनाओं की टुकड़ी को अलग अलग जगहों पर ये कायम रखते थे, हमेशा अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए। तो ये इनकी खासियत थी। इनके राज्य में ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। हालांकि इन्होंने एक काम किया शानदार सा। तो उन्होंने शानदार बोले या जो भी बोले कि आदिवासी क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया? आदिवासी क्षेत्रों में इन्होंने ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को भारी स्तर पर कर मुक्त जमीन का बंटवारा किया। जिससे क्या हुआ? आदिवासी इलाकों में ब्राह्मण बैठ गए और कौन बैठ गए? तो बौद्ध बैठ गए। अब वो क्या करेंगे? वहाँ पर अपना धर्म प्रचार करवाएंगे, सनातन धर्म का या बौद्ध धर्म का प्रसार होगा किस इलाके में? तो जनजातीय इलाके में। और जनजातीय लोग उसमें विद्रोह कर दिया करते थे। सम्राट अशोक के समय भी आप सुनते हैं, सम्राट उनको धमकी देते हैं। सम्राट अशोक क्या धमकी देते हैं? कि इन हाथों ने हथियार रखा है, चलाना नहीं भूले हैं। याद कीजिए सनी देओल वाला डायलॉग, अशोक ने भी वही बोला था कि उनको बताओ कि हम कौन हैं, सेना है हमारे पास, अभी भी हम उनको मिटा सकते हैं। हमने धम्म की धारणा की है, इसका एक कतई मतलब नहीं कि हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से आदिवासियों से निपटने के लिए इन्होंने क्या किया? बड़ा ही शानदार से नीति अपनाया और धर्म का सहारा लिया और धीरे धीरे करके आदिवासियों को सनातन धर्म में और बौद्ध धर्म में शामिल किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है कहाँ पर है? तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये है हैदराबाद में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि का क्या नाम है? तो 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका नाम है इंटरफिरॉन। निम्नलिखित युग्मों राज्य के निर्माण में कौन सा सुमेलित है? राज्य का निर्माण कब हुआ है ये आपको बताना है। हरियाणा जो है ये पंजाब राज्य में से हिंदी भाषी राज्य के रूप में अलग हुआ था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हिंदी भाषी और हिंदू लोग, इनको अलग किया गया था। सिख बहुल और गुरमुखी भाषी लोगों से अलग किया गया था हरियाणा। पहले हिमाचल भी उसी का भाग था। हिमाचल को यूटी से स्टेट का दर्जा दिया गया था फिर बाद में, है ना। तो ये सब पढ़ा कीजिए थोड़ा सा। हरियाणा, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ तो पता ही होगा आपको। तो कौन सा सुमेलित है ये पूछा गया है आपसे। तो 22 का उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसमें से उसका उत्तर हो जाएगा ए, हरियाणा 1 नवंबर 1966। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। मिजोरम जो है ये कब हो जाएगा? तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में। तेलंगाना कब हो जाएगा? तो 1 नवंबर, तेलंगाना 2 जून 2014 हो जाएगा।
और छत्तीसगढ़ हो जाएगा 1 नवंबर 2000 ईस्वी। सूरजमुखी के पौधे के बीजों में होता है, क्या होता है उनके बीजों में भाई? तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? तेल होता है उनके बीज में। सूरजमुखी के तेल आपने देखे होंगे, खाते भी हैं आप तो सूरजमुखी का तेल। यूक्रेन नामक जो देश है ना, ये सूरजमुखी के तेल के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। रूस में भी काफ़ी बड़े स्तर पर इसका उत्पादन होता है। मेगाथर्म, मेसोथर्म, माइकोथर्म, हेकियोथर्म, क्या है ये? टुंड्रा प्रदेश, भूमध्यरेखीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश। ये पादप हैं, पादप का मतलब पेड़ पौधे, और जलवायु प्रदेश। अब इनको मैच करना है, ये सबसे कठिनतम सवाल में से एक था इस पेपर का। आप लोगों को लगा होगा वही टाइप का क्वेश्चन होगा, जरा इसको हल कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा क्या? इसका अगर मैच करेंगे सही से, कहाँ गया इसका उत्तर? ये रहा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। मेगाथर्म उष्णकटिबंधीय प्रदेश से मैच होगा। मेसोथर्म जो है शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश होगा। माइक्रोथर्म जो है भूमध्यरेखीय प्रदेश होगा। और हेकीथर्म जो है टुंड्रा प्रदेश में ये पादप पाए जाते हैं। इनको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण पूछा है यार, बड़ा ही आसान सा सवाल, और ये पूछा भी गया है स्टेट पीसीएस में। सबसे ऊपर अरुणाचल आता है, उसके पश्चात से क्या आता है? नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, और यहाँ बीच में ऐसे त्रिपुरा है। त्रिपुरा ऐसे है ना, त्रिपुरा है, तो हो गया ये मैच। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसका उत्तर ए हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कामेट, बंदरपूछ, दूनगिरी, नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत कहाँ है भाई? ये तो जम्मू कश्मीर में है। हमने पढ़ा है नंगा पर्वत इंदिरा का पॉइंट से लेकर इंदिरा कॉल तक लंबी चौड़ी भारत की श्रृंखला हमने पढ़ा है। तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? नंगा पर्वत जो है ये गिलगित पीओके में स्थित है। कामेट, बंदरपूछ, दूनगिरी, नंदा देवी। नंदा देवी से कंफ्यूज हो गए होंगे एग्जाम में कुछ लोग। नंगा पर्वत और नंदा देवी अलग अलग है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। अपना जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान कब्जा किया हुआ। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? कठिन सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। शहंशाह कहा जाता था उसको, शहंशाह कहा था। अकबर के काल की सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा शहंशाह थी। मुगल कालीन मुद्रा को एक सुव्यवस्थित एवं व्यापक आधार अकबर ने ही दिया था। उसने 1577 ईस्वी में दिल्ली में एक शाही टकसाल बनवाई, जिसका प्रधान ख्वाजा अब्दुस समद को नियुक्त किया गया था। ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन पढ़ा कीजिए, डिटेल फैक्ट दिए जाते हैं आप। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न से किन नदियों के संगम पर है? हरिके बैराज किन नदी के संगम पर है? ये सवाल गलत नहीं करना चाहिए था। ब्यास और सतलज नदी के संगम पर है। बहुत गलत बात है अगर आपने ये सवाल गलत किया है। और यहाँ से कौन सी नहर निकाली गई है? तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य के लिए? तो राजस्थान राज्य के लिए निकाली गई है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या होगा? सैयद वंश के सुल्तान हैं ये। सुल्तान साहब तो मर गए, आपका सिलेबस बढ़ा गए। खिज्र खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। जरा इनको मैच कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1, 3, 2, 4 इसका हो जाएगा। सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम है खिज्र खां 1414 से 14 से 31, मुबारक शाह दूसरे नंबर पर 21 से 24, मोहम्मद शाह 34 से 45, 1434 से 45, और अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक रहा था। अगला सवाल पर चलें। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का क्या कारण होता है? स्विमिंग पूल ज़्यादा गहरा होता है, वो कम गहरा क्यों दिखाई देता है? इससे ये भी पूछ सकता है कि किसी लोटे में पानी भरा हुआ है तो लोटे का तल ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है? टब का तल ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है? बाल्टी का तल ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है? मछली अपनी जगह से दूर क्यों दिखती है? सारे के सारे जो हैं एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ा कीजिए विज्ञान में, एप्लीकेशन अपने आप कर ले जाएंगे। 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण से ऐसा प्रतीत होता है। अपवर्तन रिफ्रैक्शन के कारण से एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे उसको उपयोग हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको मछली कहीं दूर दिखाई देती है। मछली जो मारता है, अगर भाले से मारता है, भाले से मछली मारते देखा है क्या आपने? कभी मिथिलांचल आइएगा देख लेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो मछली कहीं और रहती, मारता कहीं और है, लेकिन वो पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि वो पता होता है उसको कि अपवर्तन के कारण उसको जहाँ पर दिख रही है मछली, वहाँ पर एक्चुअली में है नहीं वो। फुतूहत उल सलातीन, फुतूहत फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही, खजान उल फतूह,
ये किताबों को नाम है। अगला है फिरोज शाह तुगलक, अब्दुल मलिक इसामी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी पैसे के लिए लिखता था, बड़ा ही हलकट सा इंसान था बर्नी। इसके बारे में भी कभी पढ़ाऊंगा निश्चिंत से। खैर यहाँ पर आ जाते हैं, मैच करना है आपको 31 के बारे में। देखिए क्या लिखा है, फुतूत सलातीन, सही सुमेलित कौन सा होगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी। 2 1 4 3 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। खजान उल फुतूह किसका है? तो अमीर खुसरो का है। ध्यान में रखिएगा, इसका उत्तर सी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। नीचे दे कोड में सही क्रम को चुनिए। 1 और 2 दोनों सही, ना तो 1 ना तो 2, केवल 1 और केवल 2। अब इसका उत्तर बताइए जरा। 32 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के काफ़ी सारी किताबें हैं। दुर्गेश नंदिनी, सीताराम, अलग अलग उनके बहुत सारी किताबें हैं। कितनों के नाम बताऊँ आपको? आनंद मठ, देवी चौधरानी। एक बार एक एग्ज़ाम में क्या किया था कि उनकी किताबों को बोला था कालानुक्रम में लगाइए कि उन्होंने कब कौन सी किताब लिखी है। आनंद मठ कब लिखी, देवी चौधरानी कब लिखी, सीताराम कब लिखा है उन्होंने, दुर्गेश नंदिनी कब लिखा है। बस यही सब किताबों के नाम ध्यान रखिए। दुर्गेश नंदिनी उनकी पहली किताब है और सीताराम उनका अंतिम उपन्यास है। उपन्यासकार थे, शानदार लेखक हैं। फुर्सत मिले तो आनंद मठ पढ़िएगा, पता चलेगा आपको क्या क्या हुआ था भारत में। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है भाई? इतना सारा भंडार किसके पास में हो सकता है? तो राजस्थान। निम्नलिखित घटनाओं विचार कीजिए, उनको नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही क्रम में लगाएं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कब शुरू हुआ? बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ है? 1975 में ना। आरआरबी का एग्ज़ाम भी देते हैं कई सारे लोग तो। रूरल रीजनल बैंक है ना। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 1981 में हुई है कि 82 में? कन्फ्यूज आ गए क्या? बताइए जरा इसका उत्तर। 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी। 1 3 2 4 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उसके पश्चात आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, नाबार्ड की स्थापना। प्रथम चरण 19 जुलाई 1969 जब इंदिरा गांधी जी ने एक साथ कई सारे बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया था। क्षेत्रीय बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण 15 अप्रैल 1980 को शुरू हुआ और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक की स्थापना 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। शिवरमन कमेटी की सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन का PDF मिलता है, प्लीज़ पढ़ा कीजिए। निम्न से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मैंने आपको एक बार पढ़ाया था ना रॉकेट का सिद्धांत। ठेला चलाने से रॉकेट चलाना सिखाया था आपको मैंने। एक ठेला पर 3 लोगों को सवार किया, एक एक करके उतारते गए, तो मैंने आपको समझाया था कि वो सिद्धांत भी काम करता। और कौन सा करता है? तो 35 का उत्तर वही हो जाएगा। गति का सर्वेक्षण को बोलते हैं, संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? शोएब अख्तर जो उतनी तेजी रफ्तार से बॉल करता था ना, उसके पीछे था कि वो दौड़ के आता था बाउंड्री को के पास से, इसलिए उसको मोमेंटम बहुत ज़्यादा मिल जाता था। और सामने अगर राहुल द्रविड़ खड़ा हो तो वो क्या करता था? वो उसको रोक देता था, फिर वो बॉल उठाकर बाउंड्री की तरफ में जाता था, फिर बॉलिंग करने आता था वो। ज़रा सोचिए उसके इरिटेशन कितना। मतलब मैं क्या ये कह रहा हूँ कि बॉलर अगर तेज़ दौड़ रहा है, ये कारण पूछा जा सकता है आपसे कि ये बताइए कि बॉलर तेज़ जो बॉलर होते हैं, फास्ट बॉलर जो होते हैं, वो रनअप क्यों ज़्यादा लेते हैं? मोमेंटम हासिल करने के लिए। ठीक है, तो मोमेंटम का जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, ये रॉकेट का सिद्धांत का बेसिक प्रिंसिपल होता है। निम्न से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? प्रशासन का जो विभाजन होता था गुप्त काल में, उसका सही क्रम आपसे पूछा गया है। भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसका उत्तर हो जाएगा ए। देखिए शेरशाह सूरी के समय का पूछा जा चुका है, गुप्त काल पर नजर नहीं गया है, पूछ सकता है आपसे। मीना माटा रोग का कारण क्या है? इसको मिनी माता भी बोलते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जापान से फैला था, इसीलिए इसका जापानी नाम इस तरह का रखा गया, पारा के प्रदूषण के कारण से। HG पारा के प्रदूषण के कारण से। पारा मेटल होता है। और एक चीज़,
रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्मेट में रहने वाला मेटल होता है, बेहद जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है और डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। पारा के लिक्विड में अगर आप लोहे को भी फेंक देंगे तो लोहा भी तैरता रहेगा। हाई डेंसिटी, वेरी पॉइजनस, और क्या बोला मैंने, रूम टेम्परेचर पर तरल फॉर्मेट में, लिक्विड फॉर्मेट में एक क्या होता है, ये तो मेटल होता है। बहुत भारी स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। तो किसके कारण से होगा, तो मरकरी के प्रदूषण के कारण से। पारा, Hg, मरकरी सब एक ही है। भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, पहली बार जनगणना और जनगणना कंटिन्यू 10-10 वर्षों पर कब से होना शुरू हुआ, दोनों अलग अलग हैं। तो पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, लेकिन वो रिपन के पश्चात 1881 के पश्चात से वो कंटिन्यू 10 वर्षों पर होने लग गया था। ये कब टूटा है, तो मोदी जी ने तोड़ दिया इसको। 2021 में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। 2024 आ गया, आधे से ज़्यादा साल बीत गया, लेकिन नहीं हो पाया। तो 1881 से जो पैटर्न चला रहा था, मोदी जी ने उसको तोड़ दिया। तो लॉर्ड मेयो ने शुरू करवाया था सबसे पहले, 1872 ईस्वी में हुआ था जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में। उसके पश्चात लॉर्ड रिपन ने इसको क्या किया कि कंटिन्यू कर दिया कि अब 10 वर्षों पर जनगणना होगी ही। कई सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जहाँ पर 4 वर्षों पर, 5 वर्षों पर, 6 वर्षों पर जनगणना भी होती है। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? 39 का उत्तर क्या हो जाएगा, दौलत खान ने दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के बाद बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि यहाँ पर रुकिएगा, राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, ये चीज़ किसके स्रोत से पता चलता है? इसका स्रोत क्या है, तो बाबर की अपनी ही किताब है, उसी से, वही स्रोत में उसने पहली बार लिखा है कि राणा सांगा ने मुझे बुलाया था। ऐसा नहीं है, कई सारे जो मॉडर्न हिस्टोरियन हैं वो इसको गलत मानते हैं। क्यों, सोचिए ज़रा, अगर बाबर को बदनाम करना होगा राणा सांगा को, तो दुश्मन के बारे में क्यों सही लिखेगा? राणा सांगा ही मुख्य प्रतिरोधी था उसका भारत में। लोधी वोधी को तो उड़ा के उसने रख दिया था, इब्राहिम लोधी को। तो इसलिए राणा सांगा के बारे में ये चीज़ बाबर के ही किताब से पता चलती है, इसलिए कई सारे लोग इसको सत्य नहीं मानते हैं। मैंने आपको बस इन्फॉर्मेशन दे दी है, दौलत खान ने उसको बुलाया था। अगला सवाल, ब्लीचिंग पाउडर और सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, वॉशिंग पाउडर और बेकिंग सोडा क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, इसी में कंफ्यूज होते हैं, सोडियम कार्बोनेट कि सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 40 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी गलत दिया हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये कैसे सही हो सकता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि ये बी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बाकी सब सही सुमेलित है यहाँ पर। निम्न से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको कौन सा समूह इनमें से प्रदान करेगा? वसा, प्रोटीन, विटामिन। विटामिन कभी आपको ऊर्जा नहीं प्रोवाइड करता है। विटामिन, लवण, जल नहीं, ये भी आपको ऊर्जा नहीं देता है। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन तीनों ही खतरनाक स्तर के आपको एनर्जी देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट और वसा में से क्या होगा पहला? तो पहला होगा वसा, फिर आएगा कार्ब्स, फिर आता है प्रोटीन का स्थान, है ना। तो इन तीनों को ज़रूर ग्रहित किया कीजिए। कार्बोहाइड्रेट चावल वावल खाते हैं तो उसमें होता है, चावल खाने से कोई मोटा नहीं होता, सबसे बड़ा भ्रम तो यही तोड़िए। वसा बेहद ज़रूरी होता है आपके शरीर के लिए। प्रोटीन तो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। प्रोटीन वेजिटेरियन है तो सोयाबीन में, मूंगफली में, इन सब चीज़ों में मिल जाता है, पीनट बटर में मिल जाएगा। और अगर मांसाहारी हैं तो अंडा में, फिश में, सभी चीज़ों में प्रोटीन होता है। दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, खाया कीजिए, थोड़ा सा सही रहेगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग के वास होते हैं। 1974 प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्न से किस स्थान पर हुई थी? 42 को उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका उत्तर हो जाएगा डी, पंडीचेरी में। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए कुहना का निर्माण किसने किया था? 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये किया था शेर शाह ने। पुराना किला दिल्ली। यहाँ पर हर समय आर्कियोलॉजी का काम चलता रहता है, आर्कियोलॉजिकल से, क्योंकि यहाँ पर महाभारत से जुड़े हुए कई सारे प्रमाण हमें मिलते हैं। महाभारत से जुड़े पुराना किला दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के पास में है, काफ़ी शानदार सा जगह है।
रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्न से किसके रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग स्केल का निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। किसका घनत्व मापते हैं हम लोग? डेंसिटी, कोहरा का, ध्वनि का, प्रदूषित जल का, धुआं का, किसका हम लोग डेंसिटी मापते हैं इसके द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, धुआं का डेंसिटी मांगने के लिए मापने के लिए रिंगेलमैन स्केल का उपयोग किया जाता है। यह धुएं के आभासी घनत्व को मापने का एक पैमाना होता है। इसका विकास पेरिस के कृषि इंजीनियर ने किया था 1888 में, और जिस इंजीनियर ने जिस चीज़ का विकास किया उसका अपने ही ऊपर नाम रख लिया। विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स और प्रोटीन, पेप्सिन, कैरोटीन, केराटिन और प्रोजेस्टेरोन, ये सवाल पहले पूछा जा चुका है आपके पेपर में, साइंस के पेपर में उल्टा कर देखिए। अगर फिर भी आपने गलती की है तो आप टेस्ट रिवाइज नहीं करते हैं, और ये इससे बड़ा महापाप कुछ होता ही नहीं है। टेस्ट जो अटैम्प्ट किया है अगर उसको रिवाइज नहीं किया है और सेम सवाल अगर आप गलती कर रहे हैं, यानी कि आप वो इंसान हैं जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता है, और जो इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता है उसको फिर बार बार एक ही गलती के कारण पछताना भी पड़ता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन इसमें से क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर पहले हो जाएगा डी, विटामिन हो जाएगा कैरोटीन। एंजाइम क्या हो जाएगा भाई? तो एंजाइम हो जाएगा पेप्सिन, पाचन में मदद करता है एंजाइम। हार्मोन क्या हो जाएगा? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। प्रोटीन केराटिन, केराटिन प्रोटीन हो जाएगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? रिपीटेड सवाल है, ये रिपीट हो गया है सवाल। इसका उत्तर वही हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। 1974 प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्न से किस स्थान पर हुई थी? ये भी रिपीटेड है, ये पांडिचेरी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो कौन सा एक कारण होता है जो स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो बताइए मुझे ज़रा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 48 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, शक्तियों का पृथक्करण, आर्टिकल 50, जिसमें क्या कहा गया है कि न्यायपालिका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इनसे अलग रहेगी, इन दोनों के बीच में हमेशा शक्तियों का डिवीजन रहेगा, आर्टिकल 50 DPSP। निम्न से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंद की वृद्धि करता है? कौन सा हार्मोन है ऐसा? 49 का उत्तर क्या हो जाएगा? एड्रेनेलिन कहा जाता है इसको। ये क्या करता है भाई? तो ये एड्रेनिल हार्मोन मेडुला से स्रावित होता है। यह हार्मोन क्रोध, डर, मानसिक तनाव और व्यस्तता की अवस्था में अत्यधिक स्रावित होता है, जिससे इन संकटकालीन स्थितियों में उचित कदम उठाने के निर्णय में सहायक होता है। यह हृदय स्पंदन की दर को भी बढ़ा देता है। अगर आपने NCERT विज्ञान का पढ़ा होगा तो उसमें सभी हार्मोन के बारे में दिया हुआ रहता है। तो जो आपको क्रोध आता है, डर लगता है, मानसिक तनाव होता है, वो सब आपके कोई दोष नहीं है आपका, ये हार्मोन का दोष है, आपका थोड़ी ना दोष है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मानव कान के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो श्रव्य ध्वनि तरंगों से संबद्ध दाब में होने वाले परिवर्तनों को वैद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है? देखिए, इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, जो बाहरी चीज़ों को सुनता है और वहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर के कारण इलेक्ट्रिक सिग्नल में जनरेट हो जाता है। तो आप सुनते हैं वो ध्वनि में और आपके दिमाग तक इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसे संकेत जाता है। 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसको क्या कहा जाता है? तो 50 का उत्तर हो जाएगा बी, इसको कहा जाता है कर्णावर्त का कॉन्क्लिया कहा जाता है इसको। ओके। परिगार्भिक यानी कि क्वाशियोरकोर कुपोषण का एक प्रकार है जो किसकी कमी के कारण से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी के कारण से होता है। निम्नलिखित में कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष थे? 1929 में जब स्थापित हुआ था तो कौन थे? लाला लाजपत राय थे क्या? 1929 में कौन थे एटक के अध्यक्ष अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस? तो 52 का उत्तर क्या हो जाएगा? उस समय थे जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि इनके दिमाग पर सोशलिस्ट का नया सा विचारधारा पढ़ के आए थे, खूब सारा मज़े ले रहे थे सोशलिस्ट दुनिया का, रूस के साथ और बाकी साम्यवादी चीज़ों में खूब मतलब इंटरेस्ट ले रहे थे नेहरू जी। इसीलिए उस समय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। बालकस झील निम्नलिखित देशों में से किस एक में स्थित है? तो 53 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? कहाँ पर है ये लेक?
तो इसका उत्तर है एक कजाकिस्तान में है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। कजाकिस्तान में कुछ हुआ है क्या? SCO की बैठक हुई है क्या? बाल्का झील कजाकिस्तान में स्थित है, जो एक एंडोरोइक बेसिन है। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल के आधार पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय यही है। निम्न से कौन एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन, देखिए हार्मोन दो तरीके के होते हैं, एक इंसान वाला हार्मोन और एक पादप हार्मोन। कभी आपने सुना है कि लौकी में एक टीका लगा दिया, जिसके बाद से लौकी रात भर में ही क्या हो गया, बड़ी सी हो गई? तो हार्मोन के ही वो टीके होते हैं। कई बार पेड़ पौधों को तो बीमारी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन भोजन को खराब करने के लिए भी बाहरी हार्मोन का उपयोग किया जाता है। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। निम्नलिखित घटनाओं विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर। अब इनको जरा मैच करना है। प्रोजेक्ट हाथी के बारे में कुछ याद है? प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कुछ याद है? पिछली बार ही पूछा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 3, 4, 1, 2। सबसे पहले आ जाएगा कौन सा? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो ये आया था 1973। उसके बाद से क्या आ जाएगा? 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट। और फिर क्या आ जाएगा? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया है। प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? एंटीबायोटिक जो आप खाते हैं, जैसे ही बुखार लगा नहीं एंटीबायोटिक खा लिया, तो ये कहाँ से? तो जीवाणुओं से ही प्राप्त होते हैं। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे क्या कहा जाता है? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? इनको राइजोम कहा जाता है। हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी कहाँ पर? तो हेयर ने प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज को स्थापित किया था कलकत्ता में। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 1817 में डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना आधुनिक शैक्षणिक संस्थान है। अगला सवाल है आपका,